हेलो गाइस, इस वीडियो में शेड्यूल के बारे में सीखेंगे। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत कम आने के चांसेस है, लेकिन इस शेड्यूल्स के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उस पे बहुत से क्वेश्चंस डिफरेंट तरीके से हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव हो या गेट नेट कोई भी एग्जाम है उसमें आ सकते हैं। In database system, a schedule refers to the sequence of operations such as read, write, commit, rollback from one or more transactions as the database system executes them. जितने भी ट्रांजेक्शन्स एक्सिक्यूट होते हैं उस ट्रांजेक्शन्स में कई डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस लाइक रीड, राइट, कमिट, रोल बैक होते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन से उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं और वे ऑपरेशंस रीड, राइट, कमिट, रोल बैक और कुछ कैलकुलेशंस वगैरह होते हैं। तो अब शेड्यूल्स को दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं, द शेड्यूल इज ए क्रोनोलॉजिकल एक्सक्यूशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शंस। एक से अधिक यदि ट्रांजेक्शन्स हो रहे हों, सपोज रेलवे रिजर्वेशन है, तो एट ए टाइम मल्टीपल यूजर्स अपने रिजर्वेशन कराते हैं, तो वहाँ पे सीरियल हम नहीं रख सकते हैं। सारे ट्रांजेक्शन्स और सारे रिजर्वेशन एक साथ होते हैं, कई डिफरेंट रिजर्वेशन एक साथ हो रहे हैं, तो वहाँ पे किस तरह से हम डेटाबेस को कंसिस्टेंट रखेंगे और हर ट्रांजेक्शन्स पर जो एसिड प्रॉपर्टीज है उसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे शेड्यूल में बात करेंगे। शेड्यूल्स इन डीबीएमएस, पहले तो हम लोग ट्रांजेक्शन्स जो कि पहले भी देख चुके हैं। अ ट्रांजेक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म एज ए सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल रीडिंग और अपडेटिंग अ बैंक बैलेंस। इस ट्रांजेक्शन्स में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो सीरियली होने चाहिए। जैसे किसी ट्रांजेक्शन्स में 1 2 3 4 5 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, तो जो जब भी इसको हम एक्सिक्यूट करेंगे इसके ऑर्डर को हम मेंटेन रखेंगे, यानी सीरियल ऑर्डर में उस ट्रांजेक्शन्स के ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। अब यदि एक से अधिक ट्रांजेक्शन्स हो और दोनों ट्रांजेक्शन को यदि हम पैरेलली परफॉर्म कर रहे हों, तो वैसे केस में ध्यान रखना होता है कि एक ट्रांजेक्शन्स के जो ऑपरेशंस है वो भले ही डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट स्विचिंग के बाद हो, लेकिन जिस ऑर्डर में ओरिजिनली ऑपरेशंस दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में वो ऑपरेशंस परफॉर्म होने चाहिए। शेड्यूल का क्या मीनिंग है? शेड्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस ऑफ ट्रांजेक्शंस आर इंटरलिव्ड। यदि मल्टीपल ट्रांजेक्शंस को हम एक साथ रन करा रहे हैं तो इंटरलिव्ड होगा, वहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग होगी, जिसको आगे हम लोग और डिटेल्स में देखेंगे। The goal is to ensure consistency, isolation, serializability, even when transactions are executed non-serially, I mean concurrently. यदि parallelly बहुत सारे transactions चल रहे हों तो इसको इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना होगा। यदि सीरियल है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो वो कंसिस्टेंट होंगे ही और आइसोलेटेड भी होंगे। इसी चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन्स ले रहे हैं। एक है ट्रांजेक्शन T1, ए को रीड किया, ए में 10 को ऐड कर ए को हमने राइट कर दिया। T2 है, इसको हमने रीड किया, इसमें से हम 10 को माइनस किए और फिर इसको राइट किए। ये सारे ऑपरेशंस हमारे बफर्स में हो रहे हैं, डेटाबेस से हम रीड करते हैं और ये सारा ऑपरेशंस हमारे लोकल मेमोरी यानी बफर में हो रहे हैं। डेटाबेस में जो ए का इनिशियल वैल्यू है वही होगा और बी का भी जो इनिशियल वैल्यू होगा वही रहेगा। अब इस T1 और T2 को यदि हम सीरियल ऑर्डर में इसको एक्सिक्यूट करें तो सीरियल शेड्यूल में हम एक शेड्यूल बना सकते हैं कि T1 के सारे ऑपरेशंस को हम परफॉर्म कर ले, एक्सिक्यूट कर ले अप टू कमिट, एंड फिर इसके बाद T2 ट्रांजेक्शन्स को हम कंप्लीट रन कराएं। एक ऑर्डर और भी हो सकता है, पहले हम T2 को एक्सिक्यूट करें, इसके बाद T1 को एक्सिक्यूट करें। तो ये हमारे दो डिफरेंट सीरियल शेड्यूल होते हैं यदि दो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हों तब। अब सीरियल शेड्यूल का मीनिंग क्या होता है, सीरियल शेड्यूल क्यों हम लोग पढ़ते हैं, जबकि रियल लाइफ में सीरियल शेड्यूल को हम लोग
कम यूज करते हैं, मगर ये थ्योरेटिकली कुछ इसके एडवांटेजेस है। पहली एडवांटेजेस ये है कि यदि हम सीरियल शेड्यूल यूज करते हैं तो मेरा डेटाबेस कंसिस्टेंट होगा और जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उस पर एसिड प्रॉपर्टीज अप्लाइड होंगे। यहाँ किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होता है और किसी तरह का कन्फ्लिक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर कन्फ्लिक्शन कहने का मतलब एक ट्रांजेक्शन्स में हम किसी आइटम को, जैसे सिंगल आइटम यहाँ पे ए ले रहे हैं, ए को हम रीड कर रहे हैं तो दूसरा ट्रांजेक्शन्स उसको हो सकता है कि राइट करें। तो रीड और राइट ये दो ऑपरेशंस होते हैं। यदि रीड और रीड ऑपरेशन हो रहे हैं तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट होता है। लेकिन यदि रीड के बाद राइट कर रहे हूँ या राइट के बाद रीड कर रहे हूँ या राइट के बाद राइट कर रहे हूँ तब प्रॉब्लम होते हैं। यानी इसमें 3 सिचुएशन ऐसे हैं जो कन्फ्लिक्ट सिचुएशंस कहलाते हैं और इसको मेंटेन करना होता है जब हम पैरेलली मोर देन 2 ट्रांजैक्शंस को रन कराते हैं पैरेलली या कंकरेंटली। तो सीरियल शेड्यूल के एक फ़ायदा तो ये है कि हमारा डेटाबेस कंसिस्टेंट होगा, इस पे एसिड प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी और इस तरह का कोई कन्फ्लिक्शन नहीं होता है। लेकिन नॉन सीरियल यदि हम बनाएं तो वहाँ पे इस 3 तरह के कन्फ्लिक्शन का प्रॉब्लम आएगा और इसकी वजह से डेटाबेस मेरा इनकंसिस्टेंट होगा और जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पे एसिड प्रॉपर्टीज कहीं अवॉइड हो सकता है। अब सीरियल शेड्यूल के पहली एडवांटेजेस तो हमने देखा कि ये कंसिस्टेंट होता है, लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेजेज है। इससे हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा। क्यों डिग्रेड होता है? जैसे मान लीजिए कि T1 और T2 ये दोनों ट्रांजेक्शन सेम टाइम में आ गए। अब यदि T1 स्टार्ट हुआ तो T2 को वेट करना होगा इसके कंप्लीट एक्सक्यूशन तक, या T2 को हमने एक्सक्यूट किया तो T1 को वेट करना होगा, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है और परफॉर्मेंस घटने से हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी घटेगी। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सीरियल शेड्यूल को कन्वर्ट करते हैं नॉन सीरियल शेड्यूल या कंकरेंट शेड्यूल और नॉन सीरियल शेड्यूल के फॉर्म में। नॉन सीरियल शेड्यूल में कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है ड्यू टू दिस कन्फ्लिक्शन। यहाँ पे ये जो 3 कन्फ्लिक्शन बताए, रीड राइट, राइट रीड, राइट राइट का यदि ऑपरेशन हो रहा हो तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम होगा, इनकंसिस्टेंट डेटा हो सकता है। लेकिन इस तरह के नॉन सीरियल में कंकरेंट एक्सक्यूशन में हमारा परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। वो कैसे इंक्रीज करता है आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ अभी हम जस्ट देख रहे हैं कि सीरियल शेड्यूल ऑलवेज हमारा कंसिस्टेंट होता है, ये एक फायदा है सीरियल शेड्यूल का। लेकिन इसमें परफॉर्मेंस डिग्रेड होता है। यदि 2 ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं तो इसके सिर्फ 2 ही शेड्यूल हो सकते हैं। यदि 3 ट्रांजैक्शंस सपोज T1, T2, T3 दिए हुए हैं तो इस तरह के सीरियल शेड्यूल कितने बनेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल इक्वल टू फैक्टोरियल n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। यदि हमारे पास 2 ट्रांजैक्शंस हैं T1 और T2 तो इसके कितने सीरियल शेड्यूल होंगे? तो 2 ट्रांजैक्शंस हैं तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होगी 1 into 2 2। लेकिन यदि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमारे 3 हों तो इसका फैक्टोरियल निकालें तो हमारे पास इसकी फैक्टोरियल हो जाएगी 1 into 2 into 3। अब इसको कैलकुलेट करें तो 3 दूनी 6 डिफरेंट सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं। और वो 6 डिफरेंट शेड्यूल्स क्या होंगे, यहाँ पे हमने दिखाया है T1, T2, T3। T1 को फिक्स रखा है, T3, T2, फिर T2 को पहले पे रखा, फिर T1, 3 और T2 को फिक्स कर T3, T1, देन T3 को रखा और T1, T2, T2, T1। तो इस तरह से 6 डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स बन गए। इसका फॉर्मूला ये नीचे लिखा हुआ है कि यदि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सपोज कीजिए कि 4 है, हमारे पास n नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो यदि n नंबर है तो उसमें टोटल सीरियल शेड्यूल हो जाएगा फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n का वैल्यू निकाल लीजिए।
यदि 4 है तो इसके से नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल होगी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 12 इंटू 2 24 डिफरेंट सीरियल शेड्यूल्स बन जाएंगे। तो सीरियल शेड्यूल्स में सीरियल शेड्यूल यदि बनाते हैं तो इस पे डिपेंड करता है कि कितनी ट्रांजेक्शन्स हैं, और उसी ट्रांजेक्शन्स की बेसिस पे हम कोई एक सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं। सीरियल शेड्यूल ऑलवेज हमारा कंसिस्टेंट होता है, ये एक बेनिफिट है। इसी बेनिफिट को वजह से इसको रियल लाइफ में यूज नहीं करने के बावजूद भी थ्योरी में हम इसे स्टडी करते हैं, और इसका यूजेज आगे हम लोग देखेंगे। अब दूसरा होता है हमारा नॉन सीरियल और कंकरेंट शेड्यूल। इस नॉन सीरियल और कंकरेंट शेड्यूल्स में हमारा परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव होगा, बट शेड्यूल्स में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट ड्यू टू कन्फ्लिक्ट। और वो कन्फ्लिक्ट क्या होता है? रीड राइट, राइट रीड और राइट राइट का, जो ऊपर हमने दिखाया। तो इस नॉन सीरियल में करते क्या है, हमारे पास यदि दो ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं T1 और T2, ऊपर वाले ट्रांजेक्शन्स को ही हमने रखा है, तो T1 में 4 ऑपरेशंस है, यानी N1 इक्वल टू 4, और T2 में 1 2 3 4, इसमें भी 4 डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। अब इस ऑपरेशंस को हम किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें, इतना तो हमें पता है कि T1 का जितना भी ट्रांजेक्शन होगा जिस ऑर्डर में दिया गया उसी ऑर्डर में परफॉर्म करेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते कि A इक्वल टू A प्लस 10 पहले करें और फिर रीड A करें। हमें चूंकि रीड A के बाद एक में ऐड करना है, तो जिस ऑर्डर में दिया उसी ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन स्विचिंग तो कर सकते हैं, जैसे दोनों ट्रांजेक्शन्स यदि हमारे पास एक साथ आ गए तो हम T1 का रीड ऑपरेशन किए, और दूसरे टाइम में, यानी इसको यदि हम नंबर से काउंट कर दें टाइमिंग को, तो 1 2 3 इस तरह से सीरियली यदि हम देखते चले जाएं तो 4 5 6 7 और 8 यूनिट टाइम लगेंगे दोनों ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने में। हमने फर्स्ट यूनिट टाइम में T1 का रीड यूज किया, सेकेंड में हमने T2 का ऑपरेशन परफॉर्म किया जिसमें बी को रीड किया गया, फिर थर्ड में हम एक A प्लस 10, और फोर्थ यूनिट टाइम में हमने बी में ऑपरेशन किया। देन T1 का हमने राइट किया, इसके बाद 6 में हमने T2 को राइट किया, देन T1 को कमिट किया और T2 को कमिट कर दिया। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन के एक ट्रांजेक्शन के जितने भी ऑपरेशन जिस ऑर्डर में दिए हुए थे उसी ऑर्डर में हमने एग्जीक्यूट किया, और T2 के भी ट्रांजेक्शन्स को उसी ऑर्डर में हमने एग्जीक्यूट किया। लेकिन यहाँ पे स्विचिंग किया। स्विचिंग क्या है? दोनों ट्रांजेक्शन्स पैरेलली चल रहे हैं, इसी को हम कहते हैं कंकरेंट शेड्यूल या नॉन सीरियल शेड्यूल। तो इसमें हम किसी का भी ऑर्डर पहले यूज कर सकते हैं। जैसे शेड्यूल 2 में हमने लिया, पहले हम T2 के, चूंकि दोनों ट्रांजेक्शन्स एक साथ आ चुके हैं, तो हम T2 का पहले रीड यूज किए, फिर T1 का रीड यूज किया, T1 में हम अपना ऑपरेशन किए, फिर T2 में ऑपरेशन किया और T2 को राइट भी कर दिया, देन हमने T1 को राइट किया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि हम जिस ऑर्डर में हमें डेटा दिया हुआ है, ऑपरेशंस दिए उसी ऑर्डर में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशंस में स्विचिंग हो रही है। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है, CPU में सिंगल प्रोसेसर है, तो सिंगल प्रोसेसर एक टाइम में किसी एक ही ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ये ऑपरेशन इतना फास्ट होता है कि यदि हम स्विचिंग भी करते हैं तो हमें लगता है कि दोनों ट्रांजेक्शन्स पैरेलली चल रहे हैं, जबकि काम 1 बाई 1 हो रहा है। किसी भी यूनिट टाइम में आप देख सकते हैं दोनों ट्रांजेक्शन्स या मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स के ऑपरेशंस को परफॉर्म हमने नहीं किया, एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो चाहे T1 का हो या T2 का हो। हमने इस शेड्यूल 1 में पहले T1 के रीड ऑपरेशन को यूज किया, फिर स्विच कर गए T2 के बी को रीड करने के लिए, फिर स्विच किया T1 के ऑपरेशन के लिए, फिर स्विच किया T2 के ऑपरेशन के लिए। यहाँ थोड़ा उल्टा है, पहले हमने T2 का ऑपरेशन लिया, फिर स्विच किए T1 का
ऑपरेशन यूज़ किया, T1 के 2 ऑपरेशन यूज़ किए, फिर T2 का 2 ऑपरेशन यूज़ किया, T1 का ऑपरेशन। तो इस तरह से हम कई डिफरेंट शेड्यूल बना सकते हैं। तो सवाल यह है कि यदि 2 ट्रांजैक्शंस हैं, तो सीरियल शेड्यूल कितने होंगे, ये तो हमने ऊपर देखा। यदि 2 ट्रांजैक्शंस हैं, तो टोटल हमारे पास सिर्फ 2 ही शेड्यूल हो सकता है, T1 के बाद T2 या T2 के बाद T1। ये 2 ऑपरेशंस सीरियल में हो सकते हैं। T1 के बाद हम T2 को एक्सिक्यूट कर दें सारे ऑपरेशंस को, या T2 के बाद T1 को एक्सिक्यूट कर दें। लेकिन जब हम नॉन सीरियल की बात करते हैं, तो नॉन सीरियल के केस में हमारा शेड्यूल बहुत सारे हो सकते हैं। अब वे कितने होंगे, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे उसी ट्रांजैक्शंस को हमने यहाँ पे यूज़ किया, लेकिन इस जगह पे आपको हमने 3 शेड्यूल दिखाया है, जबकि यहाँ और भी शेड्यूल हो सकते हैं। तो नॉन सीरियल शेड्यूल में कितने नॉन सीरियल शेड्यूल होंगे, इसको यदि हम काउंट करना चाहते हैं, तो हमें पता करना होगा कि T1 में ऑपरेशंस कितने हैं। 1 2 3 4। T1 में हमारे पास 4 ऑपरेशंस हैं। इसी तरह से T2 में कितने ऑपरेशंस हैं, तो भाई इसमें भी 4 है। अब ऑपरेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो वही रहेंगे, तो यहाँ भी 4 है और इस जगह भी वही 4 है। इसी चीज को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इसमें नॉन सीरियल शेड्यूल यदि निकालना चाहते हैं, जैसा कि ऊपर सीरियल शेड्यूल हमने निकाला था, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स इक्वल टू फैक्टोरियल n1, यानी फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n2 का नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो ये तो सारे के सारे शेड्यूल्स के बारे में बता दिया। इसमें से हमारा 2 ट्रांजैक्शंस है, तो T1 और T2 के 2 सीरियल ट्रांजैक्शंस भी होंगे, जिसको कि हम फैक्टोरियल 2 से निकाले थे ऊपर। ये भी शेड्यूल इसके अंदर है, तो इससे हमको इस शेड्यूल को घटाना होगा। तो हमें लिखना होगा नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल्स। तो जितने भी नॉन सीरियल शेड्यूल्स का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n1 is the number of operation of first transactions, and into number of factorial n2 नंबर, जिसमें n2 हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस है T2 ट्रांजेक्शन्स का। तो इससे हम टोटल नॉन सीरियल शेड्यूल निकाल लिए, जिसमें सीरियल शेड्यूल भी है। 2 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो इसमें 2 सीरियल शेड्यूल्स होगा, T1 और T2, वो भी इसमें शामिल है। तो उसमें से हम इस 2 को माइनस कर दें, तो टोटल हमारे पास n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल माइनस ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। इसी तरह से यदि नंबर ऑफ n ट्रांजेक्शन्स हो, तो T1 के नंबर ऑफ ऑपरेशंस इंटू T2 के नंबर ऑफ ऑपरेशन, T3 के अप टू n, सारे को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें जितने ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं उसमें यदि n दिया हुआ है, तो फैक्टोरियल n हमारा सीरियल शेड्यूल होगा, इसको हमें माइनस करना होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यदि नॉन सीरियल शेड्यूल हम लोग बनाएं, तो नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल कितने होंगे। यहाँ पर n1 का वैल्यू 4 है, फैक्टोरियल 4 इंटू n2 की भी ऑपरेशंस 4 है, तो फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होगा 24, अगेन फैक्टोरियल 4 24, और 2 का फैक्टोरियल होता है 2। इसको मल्टीप्लाई करें तो 576 टोटल शेड्यूल्स हो गए। इसमें से नॉन सीरियल शेड्यूल्स हो गए, सीरियल शेड्यूल को घटा लेंगे। तो सीरियल शेड्यूल चूंकि ट्रांजैक्शन 2 है, तो 2 सीरियल शेड्यूल हो सकते हैं, T1 के बाद T2 या T2 के बाद T1। तो इसको यदि हम घटा दें, तो टोटल 574 डिफरेंट शेड्यूल्स हम इस 2 ट्रांजैक्शंस का बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास n ऑफ ट्रांजैक्शंस हो, तो उन सारे ट्रांजैक्शंस के हर ट्रांजैक्शंस का नंबर ऑफ ऑपरेशंस की फैक्टोरियल निकालेंगे, उसको दूसरे ट्रांजैक्शंस के नंबर ऑफ ऑपरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से लास्ट में हम उसमें से सीरियल शेड्यूल को घटा लेंगे, तो हमारे पास टोटल नॉन सीरियल शेड्यूल्स मिल जाएंगे। टोटल सीरियल शेड्यूल की बात करेंगे तो टोटल 576 होगा। तो ये हमारा नॉन सीरियल का हो गया। सीरियल में 2 है, तो सिर्फ दो ही डिफरेंट सीरियल शेड्यूल बना सकते हैं, T1 के बाद T2 या T2 के बाद T1, जो कि पहले देखा था।
अब हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल्स कितने तरह के हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा है कि जो शेड्यूल्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। सीरियल शेड्यूल, जिसको हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा आता है नॉन सीरियल या कॉन्करेंट शेड्यूल, जिसको पैरेलल शेड्यूल भी कहते हैं। तो नॉन सीरियल शेड्यूल्स को फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं सीरियलाइजेबल और नॉन सीरियलाइजेबल में। सीरियलाइजेबल के दो होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल। देन नॉन सीरियलाइजेबल में आए तो रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल। रिकवरेबल के तीन हो गए, कास्केडिंग शेड्यूल, कास्केडलेस शेड्यूल और स्ट्रिक्ट शेड्यूल। शेड्यूल पे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन नॉन सीरियल के ये जो सीरियलाइजेबल और नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स के टाइप्स हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस गेट नेट और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम लोग एक एक कर हर एक शेड्यूल्स को देखेंगे और उसका क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जितने भी नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं, यदि उस शेड्यूल्स में से वो सीरियल शेड्यूल्स जो नॉन सीरियल शेड्यूल्स जो सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट हो, सीरियलाइजेबल कहलाते हैं, और यदि इक्विवेलेंट नहीं है तो नॉन सीरियलाइजेबल कहलाते हैं, जो कि आगे हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सीरियल शेड्यूल को सीरियलाइजेबल बनाने के पीछे रीज़न है कि हमें पता है कि सीरियल शेड्यूल ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। तो इसी की वजह से इसको हम थ्योरी में ऑलवेज कंसीडर करते हैं कि सीरियल शेड्यूल क्या है, और इसके कंसिस्टेंट होने की वजह से हम नॉन सीरियल शेड्यूल को जब शेड्यूल बनाते हैं तो ये चेक करते हैं कि जो भी नॉन सीरियल शेड्यूल बना है क्या वो सीरियलाइज हो सकता है। यदि सीरियलाइज हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि वो नॉन सीरियल शेड्यूल भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। इसी वजह से हम सीरियल शेड्यूल की बात करते हैं और इसके बारे में ऑलवेज स्टडी करते हैं। तो ये सब हमारे डिफरेंट शेड्यूल्स हो गए। और इस नॉन सीरियल शेड्यूल्स में यदि हमारा ऑपरेशंस रीड के बाद रीड हो रहा हो, T1 का रीड, T2 का रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T1 का राइट हो और T2 का रीड हो तो यहाँ पे कन्फ्लिक्शन हो सकता है, जो ऊपर हमने कहा था, और इस जगह पे राइट रीड का कन्फ्लिक्शन होगा। इसी तरह से यदि हम T1 का रीड यूज़ करें और T2 का राइट यूज़ करें तो यहाँ भी कन्फ्लिक्शन हो सकता है, इसलिए इसको हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। तो इसे हमें ठीक करना होगा कि भाई जो जहाँ नॉन सीरियल में इस तरह के केस आ रहे हैं उसको हमें देखना होगा कि ये सीरियलाइज है कि नहीं है। इसी तरह से राइट का भी कन्फ्लिक्शन हो सकता है। इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड आपका हमारा ये डिफरेंट टाइप्स है, जिसको कि हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। So these are all about the schedules. Thanks for watching the video.